हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए, सुबह से वेट कर रहे होंगे। आज आप लेक्चर का मैंने डाल दिया था दोपहर में कि आज हम जो है वो वन शॉट वीडियो लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। एक्चुअल में मैंने डिसाइड ये किया है कि हर संडे हम एक चैप्टर जो हमारा कवर हो चुका है उसको एक ही लेक्चर में, मतलब 1 घंटा या सवा घंटे के अंदर उसको समराइज करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको रिवीजन करने में आसानी हो। कभी भी आपका क्लास में कोई टेस्ट हो, आप उसे एक लेक्चर को 1 सवा घंटे को देखिए और पूरा चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, रिकॉल हो जाएगा। ठीक है, तो इसी चीज़ पे, इसी पर आधारित हम जो है आपको जो आज से जो है वो इसी तरह की सीरीज शुरू करने वाले हैं। सीरीज का नाम है वन शॉट वीडियो। ठीक है, इसके अंदर आपको जो भी चैप्टर आपका पूरा होता चला जाएगा उसको एक लेक्चर के अंदर हम यहाँ पर समराइज करने की कोशिश करेंगे। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो आपको क्लियर करने की कोशिश करेंगे इस छोटे से लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो इस सीरीज में जो आज हमारा पहला लेक्चर है 12th क्लास का, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है, चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। और जो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म वाला चैप्टर है हमारा, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है 12th क्लास की बायोलॉजी का। ठीक है, तो उसी सीरीज में हम पहला चैप्टर जो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म उसको पूरा करने वाले हैं आपके सामने। ठीक है, चलिए, क्लियर है बात। चैप्टर का नाम क्या है हमारा? चैप्टर का नाम है हमारा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म अच्छी सीरीज है। एक लेक्चर के अंदर पूरा का पूरा चैप्टर रिकॉल होना, जिससे आपका टेस्ट भी होगा स्कूल के अंदर जब स्कूल खुलेंगे। हमेशा तो लॉकडाउन नहीं रहने वाला है ना। ठीक है, चीज़ें कभी भी एक जैसी नहीं रहती। आज लॉकडाउन है तो कल खुलेगा भी, डोंट वरी। ठीक है, तो इसमें आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। आई बात समझ में? चलिए, तो रिप्रोडक्शन सबसे पहले होता क्या है? रिप्रोडक्शन, ठीक है, रिप्रोडक्शन का मतलब है एबिलिटी ऑफ, इसे चाहे तो आप शॉर्ट नोट्स के तौर पर भी बना सकते हैं, मैं इसी हिसाब से पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, एबिलिटी लिख लेंगे या ऐसे लिखेंगे कि बायोलॉजिकल प्रोसेस। रिप्रोडक्शन क्या है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ठीक है, जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म क्या करता है? ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है ऑफस्प्रिंग को। ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है ऑफस्प्रिंग को, जो कि उसके जैसी ही बिल्कुल होती है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स सिमिलर टू इटसेल्फ। ठीक है, सिमिलर टू इटसेल्फ। तो ये आपकी रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन हो गई। सिमिलर टू इटसेल्फ होने का मतलब क्या है? सिमिलर टू इटसेल्फ होने का मतलब एकदम कार्बन कॉपी से नहीं है कि कॉपी पेस्ट करने का मतलब। सिमिलर टू इटसेल्फ का मतलब ये हो गया कि इंसान का बच्चा इंसान पैदा होगा, घोड़े का बच्चा घोड़ा पैदा होगा, गधे का बच्चा गधा पैदा होगा। मैं किसी इंसान को गधा नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, इंसान का बच्चा इंसान पैदा होगा, घोड़े का बच्चा घोड़ा होगा, गधे का बच्चा गधा होगा। ठीक है, रोज जो फ्लावर है उसका जो आपका फ्लावर निकल कर आएगा वो भी रोज का ही आएगा। आम के पेड़ पर आम ही लगेंगे, अमरूद नहीं लगेंगे। अमरूद अमरूद के पेड़ पर लगेगा। आई बात समझ में? तो यानी अमरूद का बच्चा अमरूद ही होगा, इंसान का बच्चा इंसान होगा, उस मायनों में है सिमिलर टू इटसेल्फ। कभी ये सोचो कि कॉपी पेस्ट उठा के रख दिया। ठीक है, आई बात समझ में? तो रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है ऑफस्प्रिंग को, जो बिल्कुल उसके जैसे दिखाई पड़ते हैं, उसके स्ट्रक्चर में, उसकी मॉर्फोलॉजी में ऑलमोस्ट एक जैसे दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, जब तक कोई नेचुरल डिफेक्ट या जब तक कोई जेनेटिक डिफेक्ट ना हो। ठीक है, चलिए, तो आगे की तरफ चलते हैं हम। अब रिप्रोडक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है? अब रिप्रोडक्शन क्या करता है? देखो, ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म अगर रिप्रोड्यूस करेगा तो अपनी अगली जनरेशन लेकर आएगा, यानी पुरानी जनरेशन नई जनरेशन से रिप्लेस होगी। इसका मतलब अगर कोई भी स्पीसीज को इस धरती के ऊपर रहना है तो उसे जनरेशन टू जनरेशन क्या करना पड़ेगा? रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा। अब एक स्पीसीज जो है एक टाइम के बाद में क्या कर जाती है? खत्म हो जाती है। उस फिनोमेना को क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं लाइफ स्पैन। ठीक है, लाइफ स्पैन क्या है? लाइफ स्पैन एक ड्यूरेशन है। क्या है? लाइफ स्पैन टाइम पीरियड है। कौन सा टाइम पीरियड है भैया? ये बर्थ से लेके, ठीक है, बिटवीन बर्थ टू नेचुरल डेथ। इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? बिटवीन बर्थ टू नेचुरल डेथ। जन्म से लेकर और नेचुरल मृत्यु तक आपके क्या होती है? लाइफ, जो टाइम पीरियड कहलाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? उसे लाइफ स्पैन बोलते हैं। हर ऑर्गेनिज्म अपना लाइफ स्पैन क्या करता है? ये पूरा करता है। अब अगर इस लाइफ स्पैन के बाद में डेथ से पहले उसने रिप्रोडक्शन करके अपने जैसी ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस नहीं किया, मतलब जनरेशन क्या होगी? अगली जनरेशन आ पाएगी क्या? नहीं आ पाएगी। जब जनरेशन अगली नहीं आ पाएगी तो क्या वो स्पीसीज उसके ऊपर एग्जिस्ट करेगी क्या? अर्थ के ऊपर? नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। और अगर अल्टीमेटली इसी तरह सारी स्पीसीज ने रिप्रोडक्शन करना बंद कर दिया, सभी स्पीसीज ने जनरेशन, अगली जनरेशन को लाना बंद कर दिया, तो इस धरती के ऊपर से लाइफ खत्म हो जाएगी? नहीं हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। तो रिप्रोडक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है? रिप्रोडक्शन की इंपॉर्टेंस यही है बच्चों कि ये मेंटेन करती है, क्या करती है? मेंटेन्स करती है कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। मेंटेन करती है क्या? कंटिन्यूटी। ठीक है, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन
अर्थ, ये धरती के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर जो जीवन का चक्र चल रहा होता है, जो जीवन चल रहा होता है, उसको कंटिन्यू करने का, मेंटेन करने का काम होता है। दूसरी चीज, किसी भी स्पीसीज के मेंटेनेंस, लाइफ के साथ साथ ये किसी भी स्पीसीज को मेंटेन करने का काम करती है, ये रिप्रोडक्शन से होता है। आई बात समझ में? क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आई? अब एक वर्ड आया हमारे यहाँ पर, नेचुरल डेथ। क्या वर्ड आया? नेचुरल डेथ, यानी नो वन इज इमोर्टल। एक पॉइंट आता है निकल करके, इस डेथ की वजह से हम एक पॉइंट बोल सकते हैं कि नो वन इज इमोर्टल, कोई भी क्या नहीं है, अमर नहीं है। अमर इस संसार में कोई भी नहीं है। जिसने एक बार जीवन में या जिसने एक बार कदम रखा, उसकी मृत्यु होनी निश्चित है। लेकिन एक चीज ऐसी है जो क्या होती है, जो कि इमोर्टल होती है, वो होती है एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। जो कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, ये प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोट्स वगैरह होते हैं, यूनिसेल्युलर होते हैं, वे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं आपके, वे क्या होते हैं? इमोर्टल देखने मिलते हैं। क्यों होते हैं? चूंकि बिकॉज इनमें जो सेल डिवीजन है, ठीक है, इनका जो सेल डिवीजन है, इनमें जो सेल डिवाइड करती है, इनमें सेल की डेथ नहीं होती है। क्या होता है? सेल का डिवीजन होता है। सेल की डेथ, इसमें सेल का डिवीजन होता है, सेल की डेथ यहाँ पर देखने नहीं मिलती है। और ये जो सेल डिवीजन ही है ना, यही क्या है? यही इनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। क्या है भैया? ये मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है इनका। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से क्या है कि सभी जीवों की क्या है? सभी जीवों की नेचुरल डेथ आनी है। कोई भी इमोर्टल नहीं है। कब तक? जब तक कोई भी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म की बात हम ना कर रहे हो। अगर हम सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म क्या करेगा? वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म के अंदर डेथ नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उनका रिजल्ट, उनका फाइनल डिसीजन, उनके फाइनल मंजिल डेथ नहीं है। उनकी फाइनल मंजिल है सेल का डिवाइड करना। सेल जब डिवाइड करेगी, सेल की डेथ नहीं होगी, क्योंकि सेल एक सेल, दो सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। भाई कैसी होगी? देखो, ये सेल है, ठीक है, ये सेल क्या करेगी? आगे जाके एक सेल में इसमें टूट जाएगी, एक इसमें टूट जाएगी, तो यही सेल दो हिस्सों में बट गई ना, ये तो खत्म नहीं हुई, ठीक है। तो ये नेचुरल डेथ नहीं है, ये डेथ नहीं है, एक ही सेल ये एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। नई स्पीसीज बना रही, एग्जिस्ट कर रही है, नई स्पीसीज बना रही, एग्जिस्ट कर रही है। तो और यही जो सेल डिवीजन है, यही इनका क्या है? मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, क्योंकि इसी सेल डिवीजन के थ्रू ये अपना नंबर भी बढ़ा रहे हैं। आई बात समझ में? तो ये रिप्रोडक्शन का बेसिक आइडिया था कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है, लाइफ स्पैन क्या होता है, नेचुरल डेथ का हम कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनका नेचुरल डेथ नहीं होती है, उनके अंदर क्या होता है, और उनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेल डिवीजन को मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कंसीडर क्यों किया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि सेल डिवीजन जो है वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के अंदर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्यों बोला जाता है? क्योंकि सेल डिवीजन उनकी क्या है? यही उनकी फाइनल मंजिल है। सेल डिवीजन के बाद में उनका 1 से 2 नंबर इंक्रीज होता है, और रिप्रोडक्शन का मतलब भी यही है कि नई ऑफस्प्रिंग का प्रोड्यूस होना। आई बात समझ में? क्लियर है? तो ये बात ध्यान से इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आगे की तरफ चलते हैं हम, ठीक है। तो ये तो था अब तक रिप्रोडक्शन के बारे में कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और लाइफ स्पैन क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है। क्लियर है? अब रिप्रोडक्शन के टाइप की बात करते हैं। भाई स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आई होप आप लोगों ने इसे नोट करते चले, शॉर्ट नोट्स बनाते हुए अभी से चलें, ठीक है। हो सके तो एक पतली सी कॉपी अलग से बना लो भैया शॉर्ट नोट्स की, जिससे आपको आसानी हो, ठीक है। अब रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। रिप्रोडक्शन कितने तरह का होता है? रिप्रोडक्शन होता है 2 टाइप्स का। कितने टाइप्स का? 2 टाइप्स का। एक एसेक्सुअल, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। और इस चैप्टर में बस यही पढ़ने वाले हैं हम। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है? गैमेट्स की फॉर्मेशन, यूजुअली, वर्ड लगा रहा हूं मैं, ध्यान से देखना, ये वर्ड लगा रहा हूं, यूजुअली गैमेट्स डू नॉट फॉर्म। नॉर्मली गैमेट्स की फॉर्मेशन नहीं होती है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। गैमेट्स की क्या होती है? यहाँ पर फॉर्मेशन आपको देखने दिखाई पड़ती है। आई बात समझ में? चलिए सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट ये है कि इसमें गैमेट फॉर्मेशन नहीं होती है, और चूंकि इसमें गैमेट की फॉर्मेशन नहीं होती है, और यहाँ पर सेल डिवीजन कौन सा देखने मिलता है? माइटोसिस सेल डिवीजन देखने मिलता है। कौन सा सेल डिवीजन? माइटोसिस सेल डिवीजन देखने मिलता है। और जबकि यहाँ पर क्या देखने मिलेगा? जबकि यहाँ पर मियोसिस अकर, यहाँ पर क्या देखने मिलता है आपको? मियोसिस देखने मिलता है। क्लियर है बात? माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन भी बोला जाता है, मियोसिस को रिडक्शन डिवीजन भी बोला जाता है। वेरिएशन और क्रॉसिंग ओवर रिकॉम्बिनेशन, जहां पर क्रोमोसोम के टुकड़ों का लेन देन आपस में होता है, उसे बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन, क्रॉसिंग ओवर एंड रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। वो मियोसिस के अंदर देखने मिलता है। तो जब मियोसिस के अंदर देखने मिल रहा, तो इसकी वजह से क्या देखने मिलेगा? इसकी वजह से वेरिएशन अकर, यहाँ पर आपको वेरिएशन देखने मिलते हैं, और यही वेरिएशन जो है वो उसकी वजह से क्या होता है? यही क्या करते हैं? इवोल्यूशन को कॉज करते हैं। इवोल्यूशन का कारण क्या है? यही वेरिएशन है। जबकि माइटोसिस क्या है? यहाँ पर इक्वेशनल डिवीजन है, ठीक है। तो ये क्या है? नो वेरिएशन अकर, यहाँ पर किसी तरह का कोई वेरिएशन देखने नहीं मिलता है, और इसी की वजह से इसकी जो इस ऑफस्प्रिंग होती है वे क्या होती है? वो मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली, ध्यान से वर्ड देखिए, मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली क्या होती है?
जेनेटिकली आइडेंटिकल होती है, मॉर्फोलॉजी के हिसाब से भी, मतलब बाहर से दिखने के हिसाब से, और जीन्स का जो अरेंजमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग भी क्या होती है, बिल्कुल आइडेंटिकल होती है। दैट्स वाई वेरिएशन नहीं है, मॉर्फोलॉजी जेनेटिकली आइडेंटिकल है। दैट्स वाई इन ऑफस्प्रिंग को हम क्या बोलते हैं, इन ऑफस्प्रिंग को बोला जाता है क्लोन्स। तो क्लोन्स वर्ड किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्लोन्स वर्ड इस्तेमाल किया जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। आई बात समझ में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हम क्लोन्स वर्ड की जगह ऑफस्प्रिंग वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है बात। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। अगली चीज इसमें, चूंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चल रहा है, गैमेट्स की फॉर्मेशन चाहिएगी, और गैमेट्स यहाँ पर कैसे चाहिए थे, गैमेट्स चाहिए यहाँ पर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। कैसे चाहिए, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट्स, ठीक है, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स, ठीक है। अब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट्स होने के लिए यहाँ पर दो ऑर्गेनिज्म, यूजुअली टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। नॉर्मली यहाँ पर क्या देखने मिलते हैं, टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। पेरेंट्स का मतलब ये होता है कि एक मेल और एक फीमेल यहाँ पर चाहिए होता है। तो नॉर्मली टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, और यहाँ पर क्या चल जाता है, यहाँ पर सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व, ठीक है। यहाँ पर तो एक ही पेरेंट क्या कर लेता है, इस काम को कर लेता है। आई बात समझ में, आई होप आप लोगों की समझ में यहाँ तक क्या बात आ गई होगी। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ये 4-5 पॉइंट आ गए। ये पॉइंट यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मॉर्फोलॉजिकली जेनेटिकली आइडेंटिकल के वाई द ऑफस्प्रिंग ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर रेफर टू एज क्लोन। जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, उन्हें हम क्लोन्स क्यों बोलते हैं। उसका कारण ये है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में उनके प्रोडक्शन के दौरान माइटोसिस सेल डिवीजन होता है, जो कि इक्वेशनल डिवीजन होता है, जहां पर किसी तरह का कोई वेरिएशन नहीं देखने मिलता, जिसकी वजह से वो ऑफस्प्रिंग जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली दोनों तरह से आइडेंटिकल होती है। चूंकि वो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजी आइडेंटिकल है, बिल्कुल ऐसी होते हैं जैसे कॉपी पेस्ट उठा के रख दिया, तो इसीलिए उसे क्या बोला गया, इसीलिए उन्हें क्लोन्स बोला गया। और यहाँ पर चूंकि मियोसिस हो रहा है, वेरिएशन देख रहे हैं, वेरिएशन देखने मिल रहे हैं, इसलिए कुछ ना कुछ पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग के अंदर क्या देखने मिलता है, कुछ ना कुछ क्या देखने मिलता है, आपको डिफरेंस देखने मिलता है। ऐसे बोलते हैं ना कि ये अपने पापा पे गया या अपनी मम्मी पे गया, वो क्या है, वही तो वेरिएशन है, वही तो चेंजेस है, ठीक है। वो तो सिमिलैरिटी होगी कि ये पापा पे गया, मम्मी पे गया, ठीक है। एग्जैक्ट पापा नहीं है, एग्जैक्ट मम्मी नहीं है, एग्जैक्ट बुआ जी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वहां पर वेरिएशन देखने मिलता है। आई बात समझ में, तो ये समझ में आई बात, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट चिपका डालो। तो दो चीजें हमारे सामने हो गई, रिप्रोडक्शन क्या होता है, कितने तरह का होता है, ये दोनों चीजें हम आपके सामने कर चुके हैं। आई बात समझ में। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जांपल, चलो स्क्रीनशॉट लेने से पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जांपल देख लीजिएगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जांपल क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जांपल बडिंग है, ठीक है। उसके अलावा बडिंग के बाद में क्या हो गया, उसके अलावा आपका हो गया बाइनरी फिशन हो गया, ठीक है। उसके अलावा क्या हो गया, आपका रीजनरेशन हो गया। उसके अलावा क्या हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया। उसके अलावा स्पोरुलेशन हो गया। उसके अलावा वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो गया। एंड लास्ट क्या कहा जाएगा यहाँ पर, पार्थेनोजेनेसिस। इसे भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। एक फिनोमेना और होता है एपोमिक्सिस का, वो भी इसी की कैटेगरी में रखते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कैटेगरी में रखते हैं, लेकिन वो सेकंड चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। एपोमिक्सिस भी पढ़ेंगे हम। एक्चुअल में वो मिमिक्री होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एपोमिक्सिस क्या होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मिमिक्री होती है, कॉपी होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फॉर्मेशन होती है सीड की, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फॉर्मेशन नहीं होती है सीड की। लेकिन एपोमिक्सिस एक ऐसा सेल डिवीजन है, एक ऐसे टाइप का आपका ये रिप्रोडक्शन है जिसके अंदर सीड की फॉर्मेशन होती है विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, ठीक है। गैमेट्स के फ्यूज हुए बिना सीड की फॉर्मेशन हो रही है, मतलब वो मिमिक करता है किसे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मिमिक्री करता है। दैट्स वाई उसे भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर काउंट करता है। लिखना चाहे लिख सकते हैं, अदरवाइज सेकंड चैप्टर के अंदर तो आप पढ़ने वाले हैं क्या है ये एपोमिक्सिस, ठीक है। क्लियर है। पार्थेनोजेनेसिस तक मैं आपको पढ़ाऊंगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले हम बात करते हैं बडिंग की। बडिंग क्या होता है भैया, अरे कुछ नहीं भैया, बडिंग एक ऑर्गेनिज्म, स्पेशली सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, जैसे कि ईस्ट होता है, आपका हाइड्रा होता है, उनमें लेटरल आउटग्रोथ निकलती है, ठीक है। ये आपके ईस्ट है, ठीक है, ये आपके ईस्ट है। यहाँ पर एक छोटी सी लेटरल आउटग्रोथ निकली, ये मैच्योर हुई, डेवलप हुई, और जब थोड़े टाइम के बाद में जब ये मैच्योर हो जाती है, ये इससे अलग हो जाती है, ये अपना सेल ग्रोथ दोबारा कंटिन्यू कर देती है, और ये अपनी लाइफ अलग इंडिपेंडेंटली जीना स्टार्ट कर देती है। तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं बडिंग। किसके अंदर देखने मिलते हैं, ईस्ट के अंदर और हाइड्रा के अंदर। उसके बाद में चलते हैं बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन बाय मतलब दो, फिशन मतलब टूटना। ऑर्गेनिज्म अपने दो बॉडी के अंदर टूट जाता है, ऑर्गेनिज्म अपने दो पार्ट के अंदर टूट जाता है। एग्जाम्पल है इसका अमीबा, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो गया, अमीबा, ठीक है। क्लियर है बात। चलिए उसके बाद में चलते हैं रीजनरेशन। रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन दोनों एक ही चीज है। दोनों का मतलब क्या है, दोनों का मतलब ये है कि
कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी को पीसेस में डिवाइड कर लेता है, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लेता है। उसके बाद में वो हर एक टुकड़ा क्या कर लेता है, एक नए ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन कर लेता है। रीजनरेशन का एग्जांपल क्या है, प्लेनेरिया। फ्रेगमेंटेशन का एग्जांपल क्या है, आपके स्पायरोगैरा जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी है, फिलामेंटस एल्गी होती है। अब देखो फर्क किस चीज का है, रीजनरेशन में एक्सीडेंटल कट लगता है। रीजनरेशन में क्या हुआ, प्लेनेरिया जा रहा था नॉर्मली, ठीक है, और एक्सीडेंटल कट लग गया उसका, वो टूट के 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया। कितने हिस्सों में, 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया। तो वो एक्सीडेंटल किसी दिक्कत की वजह से, किसी एक्सीडेंटल कॉज की वजह से, जैसे स्टार फिश हुई, जैसे प्लेनेरिया हुआ, ये 3 या 4 या 10 हिस्सों में टूट गया। तो बाद में जितने भी हिस्से थे वे सभी इससे एक नया ऑर्गेनिज्म के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। ये रीजनरेशन होता है एक्सीडेंटल। जबकि फ्रेगमेंटेशन कब होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है मैच्योरेशन पे, किसके अंदर, ब्लू ग्रीन एल्गी, स्पायर वगैरह जो कि फिलामेंटस एल्गी है। मैच्योर हुई एल्गी, मैच्योर होने के बाद में बीच में से छोटे छोटे फ्रेगमेंट में टूट गई, हर एक फ्रेगमेंट एक नई एल्गी की फॉर्मेशन कर ली, ठीक है। उसके अलावा चलते हैं बात स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन का मतलब ये है कि कुछ ऑर्गेनिज्म स्पोर की फॉर्मेशन करते हैं। आई बात समझ में, कुछ ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, स्पोर की फॉर्मेशन करते हैं। जैसे अगर मैं अमीबा की बात करूं तो अमीबा क्या करता है, अमीबा जो है वो आपके अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर की फॉर्मेशन करता है और उसके बाहर एक एंसिस्टेशन कर लेता है। उस फिनोमेना क्या बोलते हैं, एंसिस्टेशन बोलते हैं। अमीबा अपनी बॉडी के बाहर, सॉरी स्पोर ने अपनी बॉडी के बाहर 2-3 थिक कवरिंग बना लेता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एंसिस्टेशन बोलते हैं। स्पोरुलेशन जैसे किसके अंदर हुआ, जैसे कि जू स्पोर हो गया, क्लेमाइडोमोनास एल्गी के अंदर, जो स्पोर मोटाइल कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। स्पोर कब बनते हैं, आपके स्पोर होते हैं आपके डिप्लॉइड स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं और हैप्लॉइड भी हो सकते हैं। स्पोर आपके हैप्लॉइड भी हो सकता है, डिप्लॉइड भी हो सकता है, लेकिन गैमेट आपका हमेशा हैप्लॉइड होगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। स्पोर और गैमेट दोनों की बात है। स्पोर भी नए ऑर्गेनिज्म को जनरेट करने की कैपेसिटी रखता है, गैमेट भी नए ऑर्गेनिज्म को जनरेट करने की कैपेसिटी रखता है। लेकिन स्पोर क्या करता है, स्पोर हैप्लॉइड भी हो सकता है, डिप्लॉइड भी हो सकता है, जबकि गैमेट्स आपका क्या होगा, वो हमेशा हैप्लॉइड होगा। आई बात समझ में। चलिए, तो स्पोरुलेशन का एग्जांपल जैसे कि आपके मैं बता दूं, आपके पेनिसिलिन, कोनिडिया फॉर्मेशन क्या होती है, पेनिसिलिन के होते हैं हाइफे, हाइफे बोलते हैं इस तरह के स्ट्रक्चर को, फंजाई के, ठीक है। इस तरह से ये पंजे लाइक स्ट्रक्चर दिखता है ना, इस तरह का स्ट्रक्चर देखने मिलता है। और इनके ऊपर स्पोर लगते हैं, नॉन मोटाइल स्पोर होते हैं, ठीक है। नॉन मोटाइल स्पोर उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं कोनिडियोस्पोर। क्या बोलते हैं, कोनिडियोस्पोर। ये होता है कोनिडियोफोर, जिस हाइफे के ऊपर आपके ये स्पोर लगते हैं, ठीक है। ये नॉन मोटाइल स्पोर होते हैं, किसके अंदर देखने मिलते हैं, पेनिसिलिन के अंदर देखने मिलते हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ आपसे, मोटाइल स्पोर किसके अंदर देखने हैं, मूव, जिसके अंदर ऐसे स्पोर जिसके अंदर आपको फ्लैजिला देखने मिले, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। ये देखिए, ये क्या है, ये जू स्पोर कहलाया जाएगा, मतलब मूव करने वाला स्पोर होगा। क्यों कहलाया जाएगा, क्योंकि इसके अंदर फ्लैजिला देखने मिल रहा। आई बात समझ में। तो ये इस तरह के एग्जांपल हो गए। क्लियर है आपके बात, यहाँ तक के समझ में आई, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्पोरुलेशन। उसके अलावा वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में बात करते हैं। अच्छा, एक चीज मैं दिखा दूं आपको एनसीईआरटी के अंदर। अगर मैं अपनी एनसीईआरटी की बात करूं तो इधर इस डायग्राम को बड़े ध्यान से देखिएगा। ये रहा आपका, ठीक है। ये रहा क्लेमाइडोमोनास के जूस्पोर, होप दिखाई सही से पढ़ रहा होगा। ये क्लेमाइडोमोनास है, ये इससे ये स्पोरेंजियम है, जो स्पोरेंजियम उसे बोलेंगे, ठीक है, जिसके अंदर स्पोर प्रेजेंट होंगे। ये स्पोरेंजियम बस्ट होगी, इससे क्या निकलेंगे, इससे ये जूस्पोर निकल रहे। ये माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर होते हैं। कब बनते हैं, कब बनते हैं भैया, ये बनते हैं आपके रिप्रोडक्शन करने के दौरान, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के दौरान। एग्जांपल क्लेमाइडोमोनास। ये रहा देखो, ये आपके ये पेनिसिलियम जो कि एक फंगस है, उसके हाइफे के ऊपर ये छोटे छोटे आपको पोर दिखाई पड़ रही है, ये स्पोर्स दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। ये इसका हाइफे बोला जाएगा, जिसके ऊपर ये स्पोर रखे। ये तो गोल गोल स्पोर हो गए, ये डंडी सी, ये पंजा सा जो है, इसे क्या बोलेंगे, इसको कोनिडियोफोर बोलेंगे, जो कि जिसे हाइफे बोला जाता है। ये बडिंग का एग्जांपल हो गया हाइड्रा के अंदर। ये इंटरनल बर्ड्स, किसी भी स्पंज के अंदर इंटरनल बर्ड्स जो होती हैं वो क्या होती है, वो गैम्यूल्स होती हैं। एक्चुअल में क्लस्टर्स ऑफ सेल्स होती हैं। ये क्लस्टर ऑफ सेल्स होती हैं, क्लस्टर ऑफ एसेक्सुअल बर्ड्स होती हैं, जो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन की तरफ आपको क्या होती है, देखने मिलती है। क्लियर है बात यहाँ तक के। किसके अंदर देखने मिलती है गैम्यूल फॉर्मेशन, स्पंज के अंदर देखने मिलती है। उसके अलावा बात करते हैं हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्दर किसकी बात करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन की, ठीक है। अब प्लांट के अंदर आपको 2 पार्ट दिखाई पड़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है कि प्लांट के अंदर आपको कितने हिस्से दिखाई पड़ेंगे, प्लांट के अंदर आपको 2 पार्ट दिखाई पड़ते हैं। एक होता है वेजिटेटिव पार्ट, एक होता है उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका ध्यान से, इसे नोट कर लेना मौका सा लगा के, ठीक है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं हम। अब प्लांट के अंदर आपको 2 पार्ट देखने मिलेंगे, एक होगा वेजिटेटिव पार्ट, एक होगा रिप्रोडक्टिव पार्ट। प्लांट के अंदर जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर, वो होता है फ्लावर। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या हो गया, फ्लावर। तो आपका जो वेजिटेटिव पार्ट हो गया वो क्या होता है, वो हो गया रूट, स्टेम एंड लीफ। तो अब हम प्लांट में अगर कोई भी प्लांट अपने रूट्स के थ्रू, स्टेम के थ्रू या लीव्स के थ्रू
ठीक है, रूट्स के थ्रू, स्टेम के थ्रू या लीव्स के थ्रू क्या करता है, रिप्रोडक्शन कर सकता है, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और वो एक्चुअल में क्या होता है, वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, जो कि एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप होता है। आई बात समझ में? अच्छा, लीव्स का एग्जांपल क्या है? लीव्स का एग्जांपल तो बड़ा फेमस एग्जांपल है ब्रायोफाइलम, ठीक है। क्या एग्जांपल है? ब्रायोफाइलम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना, ठीक है। ब्रायोफाइलम के अंदर हाई लेवल ऑफ टोटीपोटेंसी शो होती है, हाई लेवल ऑफ टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी का मतलब क्या है कि एक बर्ड से या एक सेल से पूरा का पूरा प्लांट की फॉर्मेशन हो जाना, ठीक है। ये ब्रायोफाइलम किसका एग्जांपल है? लीफ का। यानी ब्रायोफाइलम एक पत्ती होती है, ठीक है, उस पत्ती के थ्रू क्या हो सकता है, आपके पूरा का पूरा प्लांट तैयार हो सकता है। आई बात समझ में? उसके अलावा बात करते हैं हम आपके स्टेम की। स्टेम में बहुत सारे हो गए, जैसे कि क्या हो गया, आपका ट्यूबर हो गया, राइजोम हो गया, ऑफसेट्स हो गया, रनर्स हो गया, बल्बिल हो गया, बल्ब सॉरी, ठीक है, बल्बिल भी ले लो। आई बात समझ में? ट्यूबर, राइजोम, ऑफसेट, रनर, बल्ब, ये 5-6 एग्जाम्पल हो गए आपके, ठीक है। ये आपके किसके एग्जाम्पल हो गए? स्टेम के। ट्यूबर का मतलब फूला हुआ, मतलब अंडरग्राउंड स्टेम देखने मिलता है आपको। क्या होता है ये? अंडरग्राउंड स्टेम देखने मिलता है। और वो क्या होता है? वो होता है आपके पोटैटो। क्या होता है आपका? पोटैटो। आई बात समझ में? चलिए मैं आपको आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग डायग्राम दिखा देता हूँ। चलिए ये देखिए, ये देखो, ये रहा आलू। आलू के अंदर आपने देखा होगा, घर के अंदर आलू रखा रहता है, उसकी आंखें बोलते हैं उसे, वो जड़ जाती हैं। ये आलू ट्यूबर है, जो कि एक राउंडेड अंडरग्राउंड स्टेम होता है। ये आपको राइजोम दिखाई पड़ रहा है, जो कि जिंजर है। ये हॉरिजॉन्टल अंडरग्राउंड स्टेम है। ये ब्रायोफाइलम, इसके एजिस पे से आप देख रहे हैं छोटी छोटी लीफ निकल रही। इनके अंदर पूरी प्रोबेबिलिटी, पूरी कैपेसिटी होती है कि पूरा का पूरा प्लांट क्या कर सकती है, फॉर्मेशन कर सकते हैं। और इसीलिए इसके अंदर हाई लेवल ऑफ टोटीपोटेंसी आपको क्या देखने मिलता है, ठीक है। उसके अलावा ये आपका जो डायग्राम नंबर ABC, डायग्राम नंबर C है, ये क्या है? ये एगेव है, जो कि बल्बिल। ये किसका है? ये बल्बिल है। बल्बिल क्या होता है? बल्बिल एक्चुअल में फूली हुई बड़ होती है। ये जो बड़ होती है ना, बड़, वो मॉडिफाई करके क्या कर जाती है? स्वेलो कर जाती है, फूल जाती है। और उसको, उसका एग्जांपल क्या है? एगेव है, ठीक है। ये एग्जांपल क्या है? ये है इकोर्निया, वाटर हाइसिंथ, जो कि किसका एग्जांपल है? ऑफसेट्स का एग्जांपल है। आई बात समझ में? ठीक है। और बल्ब क्या होता है? बल्ब, बल्ब जैसे कि ऑनियन हुआ। ट्यूबर का एग्जांपल पोटैटो, राइजोम का एग्जांपल जिंजर, ऑफसेट का एग्जांपल आपके ये दे रखा, देखो क्या नाम इसका, इकोर्निया, वाटर हाइसिंथ, जिसे हम जलकुंभी भी बोलते हैं, ठीक है। रनर का एग्जांपल साइनोडोन या ऑक्जेलिस, ठीक है। आपके बल्ब का एग्जांपल, बल्ब, बल्ब हो गया फूला हुआ स्ट्रक्चर, फूला हुआ स्टेम अंडरग्राउंड, जिसे हम क्या बोलते हैं, जैसे कि अनियन हो गई, प्याज हो गई, लहसुन हो गया, ये, ठीक है। और बल्बिल तो मैंने आपको बता दिया, एक्चुअली बल्बिल जो है वो स्वेलो बर्ड होती है, ठीक है। अब रूट्स के एग्जांपल की बात करते हैं, ठीक है भाई, यहाँ तक के बात समझ में आई? चलिए अब हम बात करते हैं रूट्स के एग्जाम्पल के लिए। तो रूट्स का एग्जाम्पल हमारे पास में जैसे कि अमरूद हो गया और गुआवा हो गया। तो रूट्स का क्या एग्जाम्पल है? रूट्स का एग्जाम्पल हो गया गुआवा, अमरूद या डहलिया, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना। एक क्वेश्चन नॉर्मली बोर्ड के अंदर आपको देखने मिल ही सकता है। तो इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है कि स्टेम का, ट्यूबर का एग्जांपल पोटैटो, राइजोम का एग्जांपल आपके जिंजर हो गया, अदरक, ऑफसेट का एग्जांपल इकोर्निया, वाटर हाइसिंथ, रनर का एग्जांपल आपके क्या हो गया? धूप ग्रास, साइनोडोन बोलते हैं जिसे, ठीक है। ऑक्जेलिस, बल्ब का एग्जांपल हो गया आपके अनियन और जिंजर, अनियन और आपके लहसुन, ठीक है। उसके अलावा आ गया आपके बल्बिल। बल्बिल क्या होता है? बल्बिल होता है स्वेलो बर्ड, फूली हुई जो बर्ड होती है, उसे क्या बोलते हैं? उसे हम बल्बिल बोलते हैं। इसका एग्जांपल क्या हो गया? इसका एग्जांपल एगेव हो गया, ठीक है। ये क्या था? यह था आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ पर पूरा होता है। अब एक चीज आती है यहाँ पर, ऑफसेट, वाटर हाइसिंथ, इकोर्निया के ऊपर। इकोर्निया को हम क्या बोलते हैं? इसका दूसरा नेम होता है टेरर ऑफ बंगाल। टेरर ऑफ बंगाल क्यों बोला गया था? इसे इंपोर्ट कराया गया था बाहर से। बड़ा बड़ा सुंदर सा प्लांट था ये, ठीक है, बड़ा सुंदर सा प्लांट था ये, इंपोर्ट कराया गया और वहां पर बंगाल के अंदर लाकर कहाँ करा दिया? तालाब के अंदर डाल दिया। अब इसने कुछ ही दिनों में पूरे तालाब पे कब्जा कर लिया। वहां के राजा ने तालाब की सफाई करवा के इसे बाहर निकलवा दिया। ये किसी तरह कहाँ पहुंच गया? किसी तरह नेचुरल वाटर बॉडीज के अंदर पहुंच गया और आज उसी से पूरी दुनिया के अंदर फैला हुआ है। समुद्र शोक के नाम से आप जानते हैं, अपने आसपास के देख सकते हैं, हरे हरे से बड़े बड़े से पत्ते इसके होते हैं, ठीक है। और इसे क्या बोलते हैं? इसे जलकुंभी या समुद्र शोक भी बोला जाता है, वाटर हाइसिंथ बोला जाता है। आई बात समझ में? चलिए, ये तो थी बात आपके किसकी? तो थी आपके बात एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जो कि यहाँ पर क्या होता है, जो कि यहाँ पर पूरा होता है, ठीक है। अब उसके बाद चलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? सॉरी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया। एक सेकंड, जस्ट ए मिनट भाई, पानी पी लेना तो मुझे है।
चलिए, रात का समय है, समय लगभग 7:30 पौने 8 के आसपास हो चुके हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा मच्छर परेशान कर रहे हैं, ठीक है। फैन ऑन नहीं कर रखा क्योंकि उसकी साउंड की वजह से रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम होगी, तो इसीलिए सॉरी जो आपको बीच में इनकन्वीनियंस हुआ, ठीक है। चलिए, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नॉर्मली 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, गेमेट्स की फॉर्मेशन आपको क्या होती है यहाँ पर देखने मिलते हैं, और ये सारे पॉइंट मैं आपको बता चुका था, ठीक है। अब सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने वाले ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ स्पैन होती है उसके 3 फेज होते हैं। कितने फेज? 3 फेज। पहला होता है आपका पहला बोल देंगे हम उसे जुवेनाइल फेज, ठीक है। क्या बोलेंगे? जुवेनाइल फेज, ठीक लिख रहा था मैं, प्री रिप्रोडक्टिव लिखना चाह रहा था मैं। दूसरा हो गया इसका रिप्रोडक्टिव फेज, और तीसरा हो गया इसका सेनेसेंट फेज, ठीक है। किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पैन में आपको 3 फेज देखने मिलते हैं। एक फेज वो जिसमें वो रिप्रोडक्शन करने के लिए कैपेबल हो सकता है या मैच्योर हो सकता है, जिसे हम क्या बोल सकते हैं? मैच्योरेशन फेज भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक फेज वो जिसमें वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए कैपेबल है, उसे क्या बोला जाता है? मैच्योरेशन फेज बोला जाता है। एक वो जिसमें मैच्योरेशन फेज के बाद जवानी का फेज भी, जिसे जवानी बोलते हैं, एक बुढ़ापा फेज आता है, ओल्ड एज एजिंग का फेज आता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें इसकी रिप्रोडक्शन की एबिलिटी है तो खत्म हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, और इसके बाद में क्या देखने मिलती है? उसे इस ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है। आई बात समझ में? जुवेनाइल यानी क्या होता है? एक किशोरावस्था होती है जिसमें वो बचपन से, बर्थ से लेके मैच्योर होने तक का जो उसका बचपन वाला टाइम पीरियड होता है उसे जुवेनाइल फेज बोलते हैं। और एनिमल के केस में से जुवेनाइल बोलेंगे, और जबकि प्लांट के केस में से क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव फेज बोलते हैं, जिसमें रूट, लीव्स और स्टेम का विकास होता है, ठीक है। वेजिटेटिव फेज बोला जाता है, और ये वेजिटेटिव फेज किसके अंदर बोलते हैं? हम प्लांट्स के अंदर बोलते हैं। आई बात समझ में? क्लियर है? तो जुवेनाइल फेज समझ में आया, एनिमल के लिए बोलते हैं, वेजिटेटिव फेज प्लांट के अंदर, और इसे क्या बोलते हैं? प्री रिप्रोडक्टिव फेज भी बोला जाता है, क्योंकि रिप्रोडक्टिव फेज से पहले का फेज है, ठीक है। और चूंकि सेनेसेंट फेज रिप्रोडक्टिव फेज के बाद का फेज है, तो इसीलिए से क्या बोलेंगे? इसे हम पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज भी बोलेंगे। क्लियर है बात? आई बात समझ में? चलिए, अब ये जो रिप्रोडक्टिव फेज है, जहां पर वो मैच्योरेशन फेज कहलाया जा रहा है, जहां पर वो रिप्रोडक्शन करने के लिए कैपेबल है, उस फेज को भी एक्चुअल में ये फेज इनिशिएट होता है प्लांट के अंदर। कैसे? प्लांट के अंदर हमें पता कब लगेगा? जब उसके अंदर फ्लावरिंग होने लग जाएगी। प्लांट के अंदर क्या होने लग जाएगी? जब फ्लावरिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। और एनिमल्स के अंदर कब होगा? एनिमल्स के अंदर देखने मिलते हैं, स्पेशली ह्यूमंस के अंदर एज ऑफ प्यूबर्टी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एज ऑफ प्यूबर्टी। यानी एज ऑफ प्यूबर्टी जो होती है वो रेस्पॉन्सिबल होती है, जिससे हमें पता लगता है कि इससे क्या होता है? रिप्रोडक्टिव फेज शुरू हो चुका है। एज ऑफ प्यूबर्टी के अंदर मेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस होने स्टार्ट हो जाता है, और फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, एक साइकिलिक चेंजेस होता है, ओवरी का साइकिलिक चेंजेस होता है, वो होने स्टार्ट हो जाते हैं। किसके अंदर? फीमेल्स के अंदर। क्लियर है बात यहाँ तक के? अब जो रिप्रोडक्टिव फेज है, जो या आपके जिसमें रिप्रोडक्शन करने की कैपेसिटी है, उस फेज को भी हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक रिप्रोडक्टिव फेज तो ऐसा है, उस रिप्रोडक्टिव फेज में इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है गैमेटोजेनेसिस। क्यों है इंपॉर्टेंट वो? क्योंकि इसके अंदर गैमेटोजेनेसिस हो रहा है, मतलब गैमेट्स की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। क्लियर है? और गैमेटोजेनेसिस इस फेज के अंदर स्टार्ट होती है एक्चुअल में, और इसी फेज में क्या होता है? इसी फेज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसी फेज में फर्टिलाइजेशन होता है, और इसी फेज में नए ऑफस्प्रिंग की फॉर्मेशन होती है। तो इस फेज को भी अगर मैं डिवाइड करना चाहूं, तो इस फेज को मैं अगर टारगेट मान के चलता हूं अपना फर्टिलाइजेशन इज माय टारगेट, तो एक फेज तो ऐसा होता है जो फर्टिलाइजेशन से पहले होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट भी बोला जाता है, ठीक है। क्या बोलते हैं? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट भी बोला जाता है। एक को हम क्या बोलते हैं? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। फर्टिलाइजेशन के इवेंट में क्या होता है? फ्यूजन होता है। क्या होता है भैया? फ्यूजन होता है। किसका? मेल एंड फीमेल गैमेट्स का। मेल गैमेट्स का और फीमेल गैमेट्स का क्या देखने मिलता है? फ्यूजन देखने मिलता है। अब मेल और फीमेल गैमेट्स को फर्टिलाइजेशन को कराने के लिए मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन कराना होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम बोलते हैं सिनगेमी। टेक्निकली तो दोनों वर्ड अलग अलग है। फर्टिलाइजेशन इज अ ब्रॉडर टर्म, ठीक है। फर्टिलाइजेशन एक बड़ा साइंस है, और सिनगेमी क्या है? सिनगेमी जस्ट गैमेट, मेल और गैमेट फ्यूज करते हैं आपस में फ्यूजन को ही क्या बोलते हैं? सिनगेमी बोलते हैं। अब मेल और फीमेल गैमेट को बनाने के लिए, मेल और फीमेल गैमेट को बनाने के लिए आपको गैमेट बनाना पड़ेगा। गैमेट कहां से मिलेंगे? मेल गैमेट मेल बॉडी से मिलेगा, फीमेल गैमेट फीमेल बॉडी से मिलेगा। तो यानी सबसे पहले आपको जरूरत क्या पड़ेगी? रिप्रोडक्टिव फेज में सबसे पहले आपको गैमेट्स की जरूरत पड़ेगी, और इस प्रोसेस के फॉर्मेशन को क्या बोला जाता है? गैमेटोजेनेसिस बोला जाता है, जो कि फर्टिलाइजेशन से पहले का प्रोसेस है। फर्टिलाइजेशन में तो इनका यूज होगा, तो यूज होने से पहले इन्हें बनाना जरूरी है ना, तो गैमेटोजेनेसिस होगा। उसके बाद में क्या होगा? उसके बाद में गैमेट ट्रांसफर कहलाया जाएगा। गैमेट को क्या करेंगे? वहां से ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में फ्यूजन हो गया, सिनगेमी हो गया, क्या हो गया? जाइगोट की फॉर्मेशन हो गई यहाँ पर,
और जाइगोट की फॉर्मेशन के बाद में यहाँ पर क्या हो गया, एम्ब्रियोजेनेसिस देखने मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका फर्टिलाइजेशन के इवेंट हो गए या प्री प्रोडक्शन के रिप्रोडक्टिव फेज के इवेंट हो गए, 3 पार्ट में डिवाइड हो गए, गेमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब गेमेटोजेनेसिस क्या होता है, गेमेटोजेनेसिस होता है प्रोडक्शन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट। ठीक है, गेमेटोजेनेसिस क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट। ठीक है, गेमेट बना रहे हैं, क्या हो रहा है इसमें, गेमेट बनाना, प्रोडक्शन ऑफ गेमेट कर रहे हैं हम यहाँ पर। ठीक है, गैमेट्स की प्रोडक्शन या फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, अब ये गैमेट्स जो होते हैं ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होते हैं, म्यूसिस के फलस्वरूप बनते हैं। और गैमेट्स कितने तरह के होते हैं, ये आपके 3 तरह के गैमेट्स दिखाई पड़ेंगे। एक होगा आइसोगैमेट्स, एक होगा एनआइसोगैमेट, एक होगा ऊगैमेट। आइसोगैमेट और एनआइसोगैमेट में दोनों के दोनों जो बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट होते हैं वे दोनों के दोनों मोटाइल होते हैं। ठीक है, आइसोगैमेट का मतलब क्या होगा कि जिनकी मॉर्फोलॉजी, फिजिकली और फिजियोलॉजी, जिनका फंक्शन और उनके बाहर से दिखने में दोनों बिल्कुल एक जैसा हो, काम बिल्कुल एक जैसा हो, जिसमें आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि ये मेल है फीमेल है। इसका एग्जांपल क्या हो गया, क्लेमाइडोमोनास। आई बात समझ में, आइसोगैमेट्स का एग्जांपल क्या होगा, क्लेमाइडोमोनास। उसके अलावा एनाइसोगैमेट्स, एनाइसोगैमेट्स का मतलब क्या है, एन का मतलब नहीं, क्या मतलब बाहर से वे सिमिलर भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, मॉर्फोलॉजी सिमिलर भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकती है। मतलब या तो मॉर्फोलॉजी में उसके फंक्शन में, या तो मॉर्फोलॉजी में उसके फंक्शन में, दोनों में से कोई एक चीज क्या मिलेगी आपको, डिस्टर्बेंस देखने मिलेगा, इक्वल नहीं होगी, उसे क्या बोलते हैं, उसे एनाइसोगेमी बोला जाता है। ऊगैमेट में क्या होगा, ऊगैमेट में मेल गैमेट जनरली छोटा और मोटाइल होता है और फीमेल गैमेट जनरली बड़ा और क्या होता है, नॉन मोटाइल होता है। मेल गैमेट को माइक्रोस्पोर बोला जाता है, फीमेल गैमेट को क्या बोला जाता है, मेगास्पोर बोला जाता है। क्लियर है बात, ये थी आपके ऊगैमेट्स की, एनाइसोगैमेट की और आइसोगेमी की। मेल के अंदर गैमेट के फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं सॉरी, मेल के अंदर गैमेटोजेनेसिस को क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। फीमेल के अंदर क्या बोला जाता है, oogenesis। आई बात समझ में। चलिए, अब गैमेट ट्रांसफर भी 3 तरह से हो सकता है। एक होता है आपके ज़ुआइडोगेमी, क्या होता है, सुआइडोगेमी। एक होता है आपके साइफोनोगेमी, एक होता है आपका ज़ुआइडोगेमी, साइफोनोगेमी, और एक हो गया आपका इंसेमिनेशन। ठीक है, देखो गेमी मतलब फ्यूजन, गेमेट्स वगैरह की बात करूं मैं, जैसे आइसोगेमी, एनाइसोगेमी, यहाँ पर गेमेट की बात करूं। ठीक है, ज़ूआइडोगेमी का मतलब क्या होगा, जू का मतलब मोटाइल से होता है। ठीक है, अब दोनों मेल और फीमेल गेमेट कैसे हैं, दोनों मेल और फीमेल गेमेट क्या है, मोटाइल है, दोनों के दोनों मोटाइल हैं और मूव करने की कैपेसिटी रखते हैं। तो जनरली ये ज़ूआइडोगेमी का जो आपको गेमेट ट्रांसफर देखने मिलता है, जो प्रोसेस देखने मिलता है, इसका मतलब ये हुआ कि मेल गेमेट भी मोटाइल है और फीमेल गेमेट भी मोटाइल है। और मेल गेमेट फीमेल गेमेट तक क्या होता है, यानी दोनों एक दूसरे तक किस तरह पहुंचते हैं, तैर कर पहुंचते हैं, मूव करके पहुंचते हैं। इसको क्या बोला था, इसको बोला था ज़ूआइडोगेमी, जनरली एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर आपको देखने मिलता है। साइफोनोगेमी का मतलब होता है जो आपके जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म होते हैं। ठीक है, ये जो आपके हायर प्लांट्स होते हैं, इनके अंदर पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होती है, जैसे आप करंटली 2nd चैप्टर के अंदर पढ़ रहे हैं। तो साइफोनोगेमी क्या हुआ, साइफोनोगेमी में आपके मेल गेमेट फीमेल गेमेट तक किस तरह पहुंचता है, वाया पोलन ट्यूब। पहले पोलिनेशन होगा, फिर पोलन ट्यूब के थ्रू मेल गेमेट फीमेल के ओवरी तक पहुंचता है, उसे क्या बोला जाएगा, साइफोनोगेमी। ठीक है, इसमें जनरली दोनों गेमेट क्या होता है, मेल भी और फीमेल भी, दोनों के दोनों ये नॉन मोटाइल होंगे। इंसेमिनेशन में मेल मोटाइल होगा, फीमेल नॉन मोटाइल होगा। यहाँ पर दोनों मोटाइल, यहाँ पर दोनों नॉन मोटाइल, यहाँ पर एक मोटाइल एक नॉन मोटाइल। मोटाइल का मतलब जो मूव कर सकता है। और मेल गैमेट को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर बाई सेक्सुअल एक्टिविटी या बाई कोपुलेशन क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। इसे क्या बोलते हैं, इसे इंसेमिनेशन बोलते हैं। जैसे मेल और फीमेल गैमेट को सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म, ह्यूमन मेल और ह्यूमन फीमेल को अगर फर्टिलाइजेशन करना है, अपने गैमेट फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर डालने हैं, तो उसे क्या करना पड़ेगा, सेक्सुअल एक्टिविटी करनी पड़ेगी, जिसे कोपुलेशन बोला जाता है। आई बात समझ में। तो ये 3 तरह के गैमेट ट्रांसफर हो गया, एक तो ज़ूआइडोगेमी, एक साइफोनोगेमी और एक इंसेमिनेशन। उसके बाद में सिनगेमी क्या है, सिनगेमी मोस्ट क्रिटिकल इवेंट है, मोस्ट वाइटल इवेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट है किसी भी सेक्सुअल रिप्रोड्यूस करने वाले ऑर्गेनिज्म का, क्योंकि यही वो फेज है जिसमें मेल और फीमेल गेमेट आपस में क्या करता है, फ्यूज बनता है। सिनगेमी का रिजल्ट क्या है, सिनगेमी का रिजल्ट आपके जो होता है एक्चुअल में फर्टिलाइजेशन या तो बॉडी के अंदर होगा या बॉडी के बाहर होता है। ठीक है, या तो फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होगा या बॉडी के बाहर होगा। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन जो बॉडी के अंदर होगा जनरली वो क्या होता है, बॉडी के अंदर होने वाला फर्टिलाइजेशन, मतलब जैसे कि इंसेमिनेशन, यानी जैसे कि साइफोनोगेमी, तो ये क्या है, ये बॉडी के अंदर हो रहा। ठीक है, और बॉडी के बाहर मतलब इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जो बॉडी के बाहर है उसे क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और बॉडी के अंदर वाले फर्टिलाइजेशन को क्या बोलते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन का एग्जाम्पल अगर मैं ऑर्गेनिज्म एनिमल की बात करूं,
एनिमल की बात करूँ अगर मैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन की, तो एनिमल में हो गया आपके एव्स और मैमल्स, स्पेशली कौन हो गए, एव्स और मैमल्स। और आपके पाइसिस और एम्फीबियंस और जनरली कुछ रेप्टाइल्स क्या शो करते हैं आपके, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं, ठीक है। उसके बाद में चलते हैं जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। जाइगोट क्या होता है, एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है जो यूनिवर्सली डिप्लॉइड ही देखने मिलता है आपको। इसकी खास बात क्या होती है, इसकी खास बात ये होती है कि यही एक फर्स्ट सेल अगली जनरेशन की, जो नेक्स्ट जनरेशन है उसकी पहली कोशिका, पहली सेल क्या होती है, पहली सेल जाइगोट होती है। आई बात समझ में। जाइगोट के बाद में उसका क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन होता है, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे क्लीवेज बोलते हैं, और इसी के थ्रू किसकी फॉर्मेशन होती है, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है। आई बात समझ में, ठीक है भाई। चलिए तो अब आगे की तरफ चलते हैं। तो ये हो गया जाइगोट फॉर्मेशन, एम्ब्रियोजेनेसिस। ऑलमोस्ट चैप्टर आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। मैं देख लेता हूँ एक बार एनसीईआरटी में कुछ चीज़ ऐसी तो नहीं है जो आपको बतानी चाहिए और वो मिस हो गई हो मेरे से, ठीक है। मैं बता दे रहा हूँ, जस्ट ए मिनट, लेट मी। अच्छा, एक ही हो गया जो फ्लावरिंग के आधार पर, कुछ प्लांट के अंदर जो फ्लावरिंग के आधार पर, कि अगर पूरे जीवन काल में एक बार फ्लावरिंग करे तो उसे क्या बोलेंगे, मोनोकार्पिक प्लांट बोलेंगे। एक से ज्यादा बार करे तो क्या करेंगे, पॉलीकार्पिक प्लांट बोलेंगे, ठीक है। लेकिन कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जैसे कि स्ट्रोबिलंथस कुंथियाना, जिसका नाम नीरा कुरिंजी है, जो कि 12 साल में एक बार ब्लूम करता है। लास्ट ब्लूमिंग इसकी सितंबर अक्टूबर कहाँ होती है, 2018 के अंदर हुई थी। एनसीईआरटी के अंदर अभी भी 2006 लिखा हुआ है, ठीक है। आई बात समझ में। उसके अलावा ये कहाँ पर देखने मिलता है, केरला और मुन्नार की साइड में देखने मिलता है। दूसरी चीज, बेम्बू स्पीसीज के बारे में बात चल रही है। बेम्बू स्पीसीज क्या होती है, ये केवल अपनी लाइफ स्पैन में एक ही बार फ्लावरिंग करता है और 50 से 100 साल बाद में इसकी फ्लावरिंग देखने मिलती है आपको, ठीक है। क्लियर है। तो ये बेम्बू की बात होती है। किस साइड की बात करें, ये नॉर्थ ईस्ट की साइड में, नॉर्थ इंडिया की साइड में हम बात कर रहे हैं वहां पर, ठीक है, मिजोरम वगैरह की साइड में, ठीक है। क्लियर है। तो ये तो आ गया आपका पॉलीकार्पिक और मोनोकार्पिक प्लांट के अंदर। एनिमल्स के अंदर भी आपको क्या देखने मिलता है, एनिमल्स के अंदर आपको कुछ साइक्लिक, एनिमल के जो मैमल होते हैं, खासकर जो मैमल्स होते हैं उसके अंदर आपको कुछ साइक्लिक चेंजेस देखने मिलते हैं। एक्चुअल में जो प्लासेंटल मैमल्स होते हैं उसमें दो कैटेगरी होती है, एक होती है प्राइमेट्स की, होती है नॉन प्राइमेट्स की। प्राइमेट्स की कैटेगरी में आते हैं ह्यूमन, एप और मंकी। इनके अंदर जो साइक्लिक चेंजेस होता है वो हर मंथ देखने मिलता है, हर महीने देखने मिलता है। इसीलिए इसको, उस साइक्लिक चेंजेस को क्या बोला जाता है, मेनेस्ट्रुअल साइकिल बोला जाता है। क्योंकि हर महीने पॉसिबिलिटी गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है वहां पर, तो हर महीने ऑफस्प्रिंग पॉसिबिलिटी होती है प्रोड्यूस होने की, इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है, कंटिन्यूअस ब्रीडर भी बोला जाता है। और जबकि एस्ट्रस साइकिल क्या होता है, एस्ट्रस साइकिल में सीजनल ब्रीडर देखने मिलता है आपको। क्यों, क्योंकि पर्टिकुलर सीजन में देखने मिलता है। वे ऑर्गेनिज्म जो कि एस्ट्रस साइकिल को बियर करते हैं, वे पर्टिकुलर और सीजन में क्या करते हैं, आपके रिप्रोडक्शन करते हैं। जैसे कि गाय भैंस हुआ, ये हीट बोलते हैं, ऐसे गाँव के अंदर क्या कि हीट हो रही है, अब इन्हें पॉपुलेशन, इनका रिप्रोडक्शन कराना जरूरी है, ठीक है। और इससे प्रोड्यूस होने वाले ऑफस्प्रिंग को क्या बोलते हैं, सीजनल ब्रीडर बोलते हैं। अब मैं बात करता हूँ आपके जैसे कि बर्ड्स की। बर्ड्स क्या होते हैं, बर्ड्स एक्चुअल में सीजनल ब्रीडर होती है। बर्ड्स जो होते हैं वो सीजनल ब्रीडर होते हैं, लेकिन ह्यूमन के वेलफेयर के लिए उनका कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन होता है, जिसकी वजह से वह कंटिन्यूटी में ब्रीडिंग करती है। मुर्गी फार्म के अंदर जो आपको बर्ड्स देखने मिलते हैं, जो मुर्गियां देखने मिलती हैं, वे डेली अंडे देती हैं। क्यों, वे हर मंथ में अंडे देती हैं। क्यों, उनका कारण यही है कि उनको जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया है, बट नेचुरली सीजनल ब्रीडर होते हैं। आई बात समझ में। ह्यूमन वेलफेयर के कमर्शियल के लिए उनको प्रोड्यूस किया जा रहा है, उनसे अंडे प्रोड्यूस कराया जा रहा है। और वे अंडे ऐसे नहीं है कि उनसे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगी, ठीक है। इसीलिए वे अंडे प्योरली वेजिटेरियन की कैटेगरी में रखते हैं। आई बात समझ में। ये तो था इसका। और अब हम बात करते हैं, ये भी हो गया आपको। अच्छा, ये जो तीनों फेज मैंने बताया आपको, जुवेनाइल फेज, मैचुरेशन फेज और सेनेसेंट फेज, ये तीनों के तीनों इंटर कन्वर्टेबल नहीं है। कभी सोचो कि चेंज और इंटरेक्शन जो इनमें होता है, इंटरचेंज जो होता है, जो एक जगह से दूसरी जगह पर, वो हार्मोन के लेवल पर और एनवायरमेंटल फैक्टर के लेवल पर आपको देखने मिलता है, ठीक है भैया। क्लियर है। उसके अलावा और क्या रह गया भैया, हमारा गेमेट ट्रांसफर भी हमारा हो गया है, साइफोनोगेमी फर्टिलाइजेशन भी हो गया, जाइगोट फॉर्मेशन भी हो गया, ठीक है। चलिए, तबीयत ठीक नहीं है, इन्फेक्शन है आंखों में भी और फीवर भी है। लेकिन मुंह मैंने डाल दिया था ना, सुबह के लेक्चर डालेंगे आज एक, तो इस वजह से रिकॉर्ड किया जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है शायद लेक्चर रिकॉर्ड दोबारा करना पड़े, मुझे खुद ही मज़ा नहीं आ रहा, पर फिर भी मैं आज डाल दूंगा, बाद में चेंज कर देंगे इसे, ठीक है। चलिए, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर अप हो चुकी हैं। अब लास्ट चीज़ इसमें बचती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने जानबूझकर छोड़ी थी क्योंकि उसमें थोड़ा सा टाइम लगाऊंगा मैं आपको, ठीक है। आइए, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट क्या है, उस चीज़ को इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे एक्चुअल में वहाँ पर थोड़ा से कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए मैंने वो चीज़ लास्ट के लिए छोड़ दी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो हमें इंपॉर्टेंट चाहिए वो चाहिए क्या, वो होता है हमारा गैमेट्स। क्या होता है, गैमेट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसकी जरूरत पड़ती है हमें, गैमेट्स की। अब गैमेट्स कितने तरह का होते हैं, दो तरह के। सर अभी तो तीन तरह के बताए, अरे मेल और फीमेल तो दो ही होंगे ना, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स। अगर
अब ध्यान से देखिएगा, अब मैं बात कर रहा हूँ दो कैटेगरी की, किसकी, एक होती है मेरी प्लांट की कैटेगरी और एक कैटेगरी है एनिमल्स की, किसकी, एनिमल्स की। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अगर मेल और फीमेल गैमेट दोनों एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर आपको देखने मिल रहे हैं, अगर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर आपको ऑब्जर्व हो रहे हैं, एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर आपको देखने मिल रहे हैं, तो उस ऑर्गेनिज्म को क्या बोला जाता है, उस ऑर्गेनिज्म को बोला जाता है मोनोइशियस बोला जाता है, ठीक है। क्लियर है। मोनो का मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म काफी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए। आई बात समझ में, एक ही ऑर्गेनिज्म काफी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए। क्लियर है। तो ये दोनों मोनोइशियस वर्ड किसके लिए यूज किया जाएगा, मोनोइशियस वर्ड कॉमन है, दोनों के लिए यूज किया जाएगा। तो ये मोनोइशियस हो गया, ये भी क्या हो गया, ये भी मोनोइशियस हो गया। क्लियर है। उसके अलावा, ठीक है, एनिमल, अगर आपके मेल और गैमेट फीमेल गैमेट आपको एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने मिल रहे, ठीक है, तो क्या होगा, तो मोनोइशियस हो गया, ठीक है। और अगर इनका दूसरा वर्ड, स्पेशल प्लांट के लिए वर्ड हम क्या यूज करते हैं, होमोथैलिक वर्ड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, होमोथैलिक वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। एनिमल्स के लिए क्या यूज करेंगे, एनिमल्स के लिए यूज करेंगे बाइसेक्सुअल वर्ड यूज करेंगे। बाइसेक्सुअल एक्चुअल ये दोनों के लिए कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन एनिमल्स के लिए स्पेशल होता है हर्माफ्रोडाइट। क्या होता है, हर्माफ्रोडाइट। क्लियर है बात, यहां तक बात समझ में आई। तो ये देखिए, तो मोनोइशियस, होमोथैलिक, ठीक है, बाइसेक्सुअल और हर्माफ्रोडाइट, ये चार वर्ड आपके निकल कर आते हैं। ये चारों वर्ड एक ही है और इनका मतलब यही है, अगर मेल और फीमेल गैमेट आपको एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर आपको देखने मिल रहे हैं। आई बात समझ में, क्लियर है, ठीक है। अब चलते हैं बात इस पर कि अगर मेल और फीमेल गैमेट आपको अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने मिल रहे हैं, तो उस ऑर्गेनिज्म को क्या बोला जाएगा, उन ऑर्गेनिज्म को बोला जाएगा डायोशियस। क्या बोला जाएगा, डायोशियस। अगेन प्लांट और एनिमल के लिए हम डायोशियस दोनों वर्ड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक और वर्ड है यूनिसेक्सुअल का भी वर्ड, यूनिसेक्सुअल वर्ड का भी यूज कर सकते, सॉरी ये हेट्रो, हाँ, यूनिसेक्सुअल वर्ड का भी यूज कर सकते हैं दोनों के लिए, ठीक है। उसके अलावा एनी प्लांट एनिमल के लिए क्या यूज कर सकते हैं, हेट्रोथैलिक, ये एक एडिशनल वर्ड हो गया, इसका भी यूज किया जा सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेल और फीमेल गैमेट आपको अलग अलग ऑर्गेनिज्म के ऊपर देखने मिले, दो ऑर्गेनिज्म के लिए देखने मिले, तो डायोशियस, यूनिसेक्सुअल और हेट्रोथैलिक। थैलस का मतलब होता है, थैलो वर्ड आया प्लांट से लिए, थैलिक वर्ड कहां से आया, थैलस से। किससे, थैलस से। और थैलस का मतलब होता है प्लांट लाइक स्ट्रक्चर। क्या होता है, प्लांट लाइक स्ट्रक्चर। क्या होता है, प्लांट लाइक। थैलोफाइटा फाइलम, जिसे हम वो आपके फाइलम बोल रहा, सॉरी मैं, किंगडम प्लांटी के अंदर जो आपका डिवीजन एल्गी है, जो डिवीजन थैलोफाइटा जिसे हम बोलते हैं, आई बात समझ में, ठीक है। तो वो क्या है, वो आपका थैलस मतलब एल्गी जिसे हम बोला जाता है, तो उनके प्लांट लाइक स्ट्रक्चर होता है, प्लांट की वजह से हेट्रोथैलिक या होमोथैलिक वर्ड का यूज किया गया। इसकी मैंने आपको बता रखा था पहले भी और अच्छे से डिटेल में, और दोबारा भी बता दिया। अगेन ध्यान से देखिए कि अगर मेल और फीमेल गैमेट एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर निकल रहा है, तो अगर वो प्लांट है तो उसे मोनोइशियस बोलेंगे या होमोथैलिक बोलेंगे, और अगर एनिमल है तो उसे मोनोइशियस, बाइसेक्सुअल और हर्माफ्रोडाइट, ये तीनों वर्ड बोल सकते हैं। लेकिन अगर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपको अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने मिल रहा है, तो डायोशियस बोलेंगे। यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या है, एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर एक ही सेक्स ऑर्गन है, ठीक है। तो डायोशियस, यूनिसेक्सुअल दोनों के लिए यूज किया जा सकता है। और हेट्रोथैलिक मतलब अलग अलग प्लांट बॉडी चाहिए, मतलब वो क्या हो गया, ये इसके लिए हो गया कि जहां पर आपको ये डायोशियस वाली कंडीशन देखने मिलती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट था, ठीक है, मैंने बहुत समराइज करने की कोशिश करी। एक्चुअल में आई एम नॉट फीलिंग वेल, मुझे थोड़ा सा आंखों में प्रॉब्लम भी है, फीवर भी है, और मुझे भी लग रहा है कि शायद मुझे लेक्चर दोबारा रिकॉर्ड करना पड़े। फिर भी आप एक बार देख लीजिएगा, ऐसे टाइम के बाद में मैं रिकॉर्ड कर दूंगा। एक्चुअल में रिकॉर्डिंग शुरू होगी हमारी, एक्चुअल रिकॉर्डिंग कहाँ से, जब हमारी फिजिकल क्लासेस शुरू हो जाएंगी हमारे सेंटर के ऊपर। फिलहाल वो सेंटर बंद है, घर से रिकॉर्डिंग करनी पड़ रही है, ठीक है। कंटिन्यूटी में आपको लेक्चर प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है। कोरोना वायरस एक बहुत बड़ी महामारी बनता जा रहा है, ये केस हमारे हाथ से निकलता जा रहा है, इसलिए प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप घर के अंदर रहें, सुरक्षित रहें, बाहर मत निकले। काम हो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी तभी बाहर निकलें। आई बात समझ में, अगर बहुत ज़्यादा, आज मुझे डॉक्टर को दिखाना पड़ा तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात हुई मेरे डॉक्टर से, ठीक है ना। तो डॉक्टर से मैंने बात किया और मैंने पूछा उनसे कि सर मैं आपसे अपॉइंटमेंट लेना चाहता हूँ और आपको दिखाना है, क्या प्रॉब्लम है, आंखों में दिक्कत है और फीवर वगैरह है। उन्होंने कहा ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर लेते हैं, वहीं से देख लेंगे। बहुत अच्छी बात है, डॉक्टर ने देख लिया। आई बात समझ में। खैर फिर भी बताना आपको यही है कि भैया अपनी पढ़ाई पे फोकस रखें, घरों के अंदर रहें, सुरक्षित रहें, बिना मतलब बाहर ना निकलें, ध्यान रखें अपने आसपास का, लोगों को अवेयर करें, ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। आई बात समझ में। सारी चीज़ें गवर्नमेंट के ऊपर नहीं छोड़नी चाहिए, कुछ इससे रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी भी बनती है। और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस बात को समझें, घरों के अंदर रहें, लोगों को अवेयर करें अपने आसपास को, ठीक है। अभी भी सीरियस लें, ठीक है। शायद 535 या 45 के 550 के आसपास का आंकड़ा जो है वो आज का हो चुका होगा या
या होने वाला है, ठीक है, कोई दो राय नहीं, क्योंकि 535 या 36 तो मैंने शाम के टाइम पे देखे थे 3-4 बजे के आसपास, ठीक है। और टीवी के अंदर हालांकि बहुत कम डाटा दिखा रखा, लेकिन एग्जैक्ट डाटा यही है, 500 कुछ का डाटा है, 535-36 का डाटा मैंने देखा था। तो नो डाउट कि अगर 550 अगर आज हो जाए तो प्लीज़ इस चीज़ की सीरियसनेस को समझें। अगर आप नहीं इस चीज़ की, आपका मतलब हम सभी लोग हम इसको सीरियस को नहीं समझेंगे तो लॉकडाउन और आगे बढ़ेगा और हमारी चीज़ों को नुकसान होगा। बेहतर है एक ही बार बंद बैठ जाओ ना, घर के अंदर हो गए। भाई बस में क्लियर है। चलिए खैर, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, अपना ध्यान रखिए, घर के अंदर सुरक्षित रहें, सेफ रहें। ऑल द बेस्ट।